MTCAT 2025 और नम्स 2025 की केमिस्ट्री की सीरीज में आज हमने थर्मोकेमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करना है। हम अपने पिछले लेक्चर्स में स्टोइकियोमेट्री से लेकर केमिकल काइनेटिक्स तक सारे के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं और उसके साथ साथ उनके MDCAT MCQs और पास्ट पेपर MCQs भी साथ साथ डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो है थर्मोकेमिस्ट्री और एक 360 डिग्री व्यू में आज हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आती है थर्मोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन। Thermochemistry is the branch of thermodynamics that examines the heat involved in a chemical reaction is called as thermochemistry। ठीक है, इसको एक और तरह हम डिफाइन करते हैं, वो हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हिच डील्स विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थर्मल एनर्जी। कहने का मकसद ये है कि हीट को केमिकल रिएक्शन में जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं ना, हीट चेंजेस को या हीट ट्रांसफॉर्मेशन को, वो आपके पास क्या है, थर्मोकेमिस्ट्री। अब एक नजर जो है हम थर्मोडायनेमिक्स को भी देख लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। स्टडी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी चेंजेस एसोसिएटेड विद फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस को, एनर्जी चेंजेस को जो ब्रांच रिलेट करती है वो आपके पास क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। बस एक नजर आपको ये बात बतानी चाहिए कि थर्मोकेमिस्ट्री हीट चेंजेस को डील करती है और सारी की सारी एनर्जी चेंजेस को जो है वो आपके पास थर्मोडायनेमिक्स डील करती है। अब एक बात, जरूरी बात आपको पता होनी चाहिए कि रेट, मैकेनिज्म और ऑर्डर का जो है वो थर्मोकेमिस्ट्री डील नहीं करती। वो आपके पास कौन डील करता है, वो आपके पास रिएक्शन काइनेटिक्स डील करता है। बहुत बेसिक सी बातें थी, हमने डिस्कस कर ली, आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज जो है वो आपके पास होती है बेसिक टर्मिनोलॉजीज इन थर्मोकेमिस्ट्री। वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं आपके पास सिस्टम, सराउंडिंग्स एंड बाउंड्री। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके पास सिस्टम क्या होता है। द पोर्शन ऑफ यूनिवर्स विच इज सेट असाइड फॉर कंसिडरेशन, एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज अ सिस्टम। अगर मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, एक क्या है, बीकर है, उस बीकर में मेरे पास कोई रिएजेंट पड़ा है, ठीक है, और मैं उस रिएजेंट को स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या ये एसिडिक है, क्या ये बेसिक है, ये कैसे रिएक्ट करेगा, ये कितना रिएक्ट करेगा, इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो वो रिएजेंट जो होगा क्या होगा आपके पास, सिस्टम। एक एक एग्जांपल हम इन सब चीजों की देखेंगे। फॉर एग्जांपल NaCl अंडर ऑब्जर्वेशन इज सिस्टम। कहने का मकसद ये कि पूरे के पूरे यूनिवर्स में वो चीज जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास सिस्टम होगी। ठीक है, अब तीन तरह के सिस्टम्स होते हैं हमारे पास, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम कि जिसमें आपके पास मैस और एनर्जी जो है वो एक्सचेंज हो रही हो, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये एक ओपन सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बर्नर ले लूं और बर्नर लगा के मैं ऊपर रख दूं पानी बॉईल करने के लिए, तो मेरे पास ये क्या होगा, एक ओपन सिस्टम होगा। फिर हम बात कर लेते हैं क्लोज सिस्टम के बारे में। क्लोज सिस्टम जो है, ओनली एनर्जी इज एक्सचेंज्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रेशर कुकर को कंसिडर करूं तो वो एक बड़ी वेग सी या एक बड़ी कंट्रोवर्शियल सी क्लोज सिस्टम की एग्जाम्पल बनती है, लेकिन बनती है। तीसरी चीज है आइसोलेटेड सिस्टम, नाइदर एनर्जी नॉर मास इज एक्सचेंज। इसकी जो परफेक्ट एग्जाम्पल है ना, वो क्या है, यूनिवर्स। कैसे, यहां पर मैंने कहा कि यूनिवर्स इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। ये जो मैंने लाइन बोली है या जो मैंने बात बोली है, ये कॉन्सेप्चुअली अभी तक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? हमारे पास आज तक की साइंटिफिक रिसर्च और साइंटिफिक नॉलेज के मुताबिक जो भी कुछ है वो पूरी कायनात में, वो सारा का सारा यूनिवर्स है। यूनिवर्स से बाहर कुछ भी नहीं है। तो जब यूनिवर्स के बाहर कुछ है ही नहीं, तो ये एनर्जी और मैस किसके साथ एक्सचेंज करेगा? किसी भी चीज के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकता।
इसलिए हम कहते हैं कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि इसमें मास और एनर्जी एक्सचेंज जो है वो आपके पास क्या है, जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि एक्सचेंज करने के लिए कोई चीज है ही नहीं, सब कुछ हमारे पास जो हम एग्जिस्ट करता है ना, सारी की सारी एग्जिस्टेंसी यूनिवर्स के अंदर है। उसके बाद आपके पास एक सिस्टम होता है, ये एक थोड़ी सी इलस्ट्रेशन मैंने बनाई है, ये एक दफा देखना ताकि आपको अभी तक की सारी बात समझ आ जाए। रियल हो या इमेजिनरी हो, वो चीज जो आप कंसिडर कर रहे हैं वो क्या है, सिस्टम है। सिस्टम तीन तरह के हो सकते हैं, ओपन, मैस एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है, पहली इलस्ट्रेशन। क्लोज्ड, मैस एक्सचेंज नहीं हो रहा, एनर्जी जो क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। आइसोलेटेड, ना मैस एक्सचेंज हो रहा है ना एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। तो ये आपके पास क्या थी, अभी तक की सारी बात की एक छोटी सी समरी थी। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज, मैंने पहले तीन टर्म्स बताई थी आपको, सिस्टम, सराउंडिंग्स एंड बाउंड्री। द पोर्शन ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट द सिस्टम इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। ठीक है, जिस चीज को आप कंसिडर कर रहे हैं वो आपके पास क्या है, सिस्टम। तो उसके आसपास की सारी चीजें आपके पास क्या होंगी, सराउंडिंग होंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो एग्जाम्पल एक्सप्लेन की थी कि एक बीकर है जिसमें आप जो है वो रिएजेंट डाल के स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अलावा रिएजेंट के अलावा लैब में कुछ भी है ना, लैब की टेबल है, लैब के अंदर बाकी रिएजेंट्स है, लैब के अंदर टेक्नीशियन है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, या जो बीकर इटसेल्फ है, ये सारा कुछ आपके पास क्या है, सराउंडिंग है। तो इसके बारे में एक लाइन लिखी जाती है कि सराउंडिंग प्लस सिस्टम इक्वल्स टू यूनिवर्स। यूनिवर्स में दो चीजें हैं, या जिस चीज को आप कंसिडर कर रहे हैं सिस्टम, या उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सारी क्या है, सराउंडिंग। तो दोनों जब मिल जाती है तो क्या बन जाता है, यूनिवर्स बन जाता है। बहुत क्लीशे सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, इसको इतना रटा मारने की जरूरत नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आती है आपके पास बाउंड्री, रियल एंड इमेजिनरी सरफेस दैट सेपरेट्स सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। वो चीज जो रिएजेंट को अपनी बाकी की सराउंडिंग से सेपरेट करेगी, वो आपके पास क्या होगी, बाउंड्री होगी। ठीक है, इतना कुछ इसमें है नहीं कंसिडर करने के लिए। उसके बाद हमारे पास जो मेजर टॉपिक आता है ना, जो हमने इसमें डिस्कस करना है एमडी कैट के लिहाज से, वो आपके पास है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये मुख्तलिफ बुक्स में जो है वो डिफरेंट पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखा होता है, या डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल जो है वो अप्रोच के थ्रू लिखा होता है। तो मैंने उस सब को एक जगह इकट्ठा करके इसको इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल बना दिया है, कि जिसमें आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो है उनको हर तरह से हर पैरामीटर पे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो हमने देखनी है वो ये है कि आपके पास प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए। सबसे पहले फ्लो ऑफ हीट। अब आप सबको पता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक्सोथर्मिक जो है वो हीट को रिलीज करने के का नाम है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं करूँ, ये मेरे पास एक बीकर था और इसके अंदर कुछ रिएक्शन हो रहा था और हीट बाहर जा रही थी, तो बीकर के अंदर जो रिएक्शन हो रहा था वो सिस्टम था, और अब सराउंडिंग में हीट जा रही है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट ट्रांसफर इज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। ठीक है, इज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको पता है कि हीट एब्जॉर्ब होगी, तो वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब होगी, सराउंडिंग टू सिस्टम। एक और बात इसमें काफी ज्यादा पूछी जाती थी, वो ये थी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर किसका बढ़ेगा और किसका कम होगा। जाहिर सी बात है, सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होगा एक्सोथर्मिक में, और ऑपोजिट होगा एंडोथर्मिक। ठीक है, वही चीज मैंने जो है दो डिफरेंट पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन कर दी। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेस, ठीक है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में, एंडोथर्मिक प्रोसेस में इट डिक्रीजेस। ऑपोजिट हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा सिस्टम का टेम्परेचर एक्सोथर्मिक में और इंक्रीज कर जाएगा सिस्टम का टेम्परेचर एंडोथर्मिक। अब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज लो, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज हाई। रिएक्शन काइनेटिक्स के आखिरी चैप्टर में मैंने ये सारी चीजें जो है वो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के लिहाज से एक्सप्लेन किए हैं। तो जिसने रिएक्शन काइनेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इंप्रूव करना है और उनको एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी लेंस से देखना है, तो वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके रिएक्शन काइनेटिक्स का लेक्चर जरूर देखें।
मैं यहां पर फिर एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा था इस चीज में, कि अगर आपके पास ये एक ग्राफ है, ठीक है, अगर आपके पास प्रोडक्ट्स जो है, ये रिएक्टेंट्स आ रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स है, अगर रिएक्टेंट्स की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा है तो क्या होगा? अगर आपके पास उल्टा कर लो, अगर आपके पास प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है तो क्या होगा? अगर ये वाली सिचुएशन है, अगर ये वाली सिचुएशन है तो ये आपके पास क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और ये क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। इनके ग्राफ्स भी देख लें और ये भी देख लें, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पीक ऑफ द कर्व है ये क्या होगा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा। ये दो बातें आप समझ लें, ठीक है, और इसी को फिर मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में यहां पे एक्सप्लेन कर दिया। वही बात, एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट्स हाई होंगे और एंडोथर्मिक में लो होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स। एक चीज आपने देख लेनी है, वो क्या चीज है? वो ये चीज है कि आपके पास अगर प्रोडक्ट्स की एनर्जी लो है तो इसका मतलब है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा। और अगर उनकी जिस भी चीज ना रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में एनर्जी ज्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। बस ये एक रूल आपने याद रख लेना। क्या रूल याद रखना है? मैं एक दफा फिर एक्सप्लेन कर देता हूं ये बात। मैं इधर, एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। बस ये चीज आपने, उसके बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, आपने ये चीज देखनी है। बस बात करता हूं। अब देखो एक्सोथर्मिक में किसकी एनर्जी ज्यादा थी? रिएक्टेंट्स की। और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या थी? लो, तो इनके स्ट्रांग होगी बॉन्ड्स और यहां पर वीक होंगे। सेम आप रिएक्टेंट्स भी समझ लेना क्या होगा। इंथैल्पी चेंज नेगेटिव होगी एक्सोथर्मिक की ऑब्वियसली, और एंडोथर्मिक की पॉजिटिव होगी। उसके बाद एग्जांपल्स, कंबस्टन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, रिस्पिरेशन है, ये तीनों क्या है आपके पास? एक्सोथर्मिक। आगे एग्जांपल्स में आपको सारी रिएक्शंस की फॉर्म कराता। और एंडोथर्मिक में जो है वो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक में जो आपके पास ऑक्सीडेशन और डिसोल्यूशन आ जाता है। ये वो तमाम एग्जांपल्स हैं जो आपकी अक्रॉस द बोर्ड्स जो है आपकी बुक्स में लिखी गई हैं, वो देख लेते हैं। एक्सोथर्मिक C+O2 गिव्स व्हाट? CO2। किस चीज की एग्जांपल है? कंबस्टन की एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। H2+O2 गिव्स 2H2O, एक्सोथर्मिक। CO बनाने के लिए एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक H2+I2 गिव्स 2HI, C+H2O, CO+H2, और NO नाइट्रिक ऑक्साइड की N2+O2 गिव्स 2NO। ये सारे क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अपने पास नोट्स में लिख ले और फिर इसको एक दो दफा आप रिवाइज करेंगे ना, तो ये आपको समझ आ जाएगी कि कौन सा एंडोथर्मिक है, कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम बात कर लेते हैं, कुछ रिएक्शन होते हैं स्पॉन्टेनियस और कुछ होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस का मतलब हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि यार ये खुद ब खुद रिएक्शन जो है वो हो रहा है, और इसको कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं चाहिए कि ये जो रिएक्शन जो है ये ट्रिगर हो जाए, ठीक है। अकर्स विदाउट प्रोविजन ऑफ हीट या एनर्जी कर दें इसको, ठीक है। अकर्स ऑल एट इट्स ओन, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। Na+Cl किस तरह बनता है? रिएक्शन देखेंगे, NaS+Cl2 NaCl, नो हीट इज रिक्वायर्ड। स्पॉन्टेनियस की फिजिकल रिएक्शंस की एग्जांपल देखने तो इवेपोरेशन आ जाएगा, सबसे बड़ी एग्जांपल इवेपोरेशन आ जाएगा, ठीक है। खुद ब खुद हो रहा है, किसी किस्म की एनर्जी की जरूरत नहीं है। अब इसमें एक टेक्निकल पॉइंट होता है। वो टेक्निकल पॉइंट ये होता है कि आपके पास या तो इनिशियल एनर्जी या हीट एनर्जी नहीं दी जाती, अगर दे भी जाए तो प्रोपोगेट करने के लिए जो है ना
वो आपको अगर हीट ना देनी पड़े तो वो रिएक्शंस भी आपके पास क्या होती हैं, स्पॉन्टेनियस। पहले तो आपको ये चीज याद रखनी है कि इनिशिएट करने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए होती स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की, फॉर एग्जांपल इवेपोरेशन। लेकिन अगर आपने इनिशिएट करने के लिए भी दे दिया एनर्जी तो आपके पास वो भी स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं। अब अगर किसी को इस बात पे एतराज हो तो मैं एग्जांपल दे देता हूं। एग्जाम्पल क्या है, CH4 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O। इसमें आपको क्या लगता है कि यहां पर इनिशियल हीट देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती है कंबशन के लिए? देनी पड़ती है। लेकिन क्या प्रोपोगेशन के लिए हीट देनी पड़ती है? तो आप कहेंगे नहीं, प्रोपोगेशन के लिए तो नहीं देनी पड़ती, लेकिन ये रिएक्शन क्या है आपके पास, स्पॉन्टेनियस है। उसी तरह नॉन स्पॉन्टेनियस बिल्कुल ऑपोजिट आप कर देंगे, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट इज नीडेड, ठीक है। और ऐसे रिएक्शन में जो है आपको एनर्जी बाहर से, सराउंडिंग से देनी पड़ेगी, किसको, सिस्टम को। एक और, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेने वाला एमसीक्यू है। ये एमडी कैट 2010 का एमसीक्यू है जिसमें उसने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में पूछा गया, ठीक है। अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज ए यूनिडायरेक्शनल एंड इरिवर्सिबल। तो पहला ऑप्शन था यूनिडायरेक्शनल एंड इरिवर्सिबल, दूसरा ऑप्शन था यूनिडायरेक्शनल एंड रियल, तीसरा ऑप्शन था रियल और चौथा था ऑल। तो एक बात आपने याद रखनी है कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, इरिवर्सिबल होता है और रियल होता है। तो इसका मतलब है कि ये तीनों ऑप्शंस बनते हैं ऑल। यूनिडायरेक्शनल ये होता है कि रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स वापस से रिवर्स होके रिएक्टेंट्स नहीं बन सकते, इसका मतलब है कि इरिवर्सिबल। रियल मतलब ये है कि आपके पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है वो होता ही होता है, वो आपके पास हीट कोई बड़ी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती एक्टिवेशन एनर्जी की, जो कि रिएक्शन स्टार्ट ही ना हो। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑल। अब इस एमसीक्यू से आपने तीन चीजें सीख ली, ठीक है। इसी तरह आप जितने ज्यादा नंबर ऑफ एमसीक्यू सॉल्व करते जाएंगे तो एमडी कैट के दिन आपका नॉलेज बेस और आपका एमसीक्यू एक्यूमेन इतना बढ़ चुका होगा कि आप इजीली अपने जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज आपके एमडी कैट में आ रहे हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और छोटा सा मैंने यहां पर दिया हुआ है एमसीक्यू, अब इसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है। कहते हैं कि रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम results in the rise of temperature of surroundings, ठीक है। using the concentration change indicate the nature of reaction। पहला ऑप्शन है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा है आपके पास क्या चीज, एक्सोथर्मिक, फिर तीसरा है एंडोथर्मिक और फिर आपके पास क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एक चीज अगर आप यहां पर नोटिस करें तो इधर उसने दिया हुआ है कि रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम। तो पहले देख लेते हैं क्विकलाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो CaO प्लस H2O गिव्स CaOH2 होल ट्वाइस प्लस क्या चीज आ जाएगी, प्लस आपके पास यही आ जाएगा Ca2, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, डेल्टा H इक्वल्स टू नेगेटिव, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। अब ये सारा रिएक्शन अगर आपने नहीं भी लिखना ना, ये करने की जरूरत नहीं है कोई भी, क्यों, क्योंकि आपके पास है राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो यहां जो मैंने आपको डिफरेंस लिखवाया है, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है किस में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इंक्रीज इन दी टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो आपको समझ आनी चाहिए। द गिवन डायग्राम शोज एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो ये कौन सा प्रोसेस है, अब इसमें अगर आप देखिए तो रिएक्टेंट्स की ज्यादा है किससे, प्रोडक्ट से। तो अगर मैं कहूं कि मैंने ये चीज पढ़ाई है एमसीक्यूज में, तो ये रिएक्टेंट्स की किस ज्यादा है, प्रोडक्ट से ज्यादा, तो कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। सेम यही कॉन्सेप्ट हम इधर इंटीग्रेट करेंगे एमसीक्यू के अंदर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सोथर्मिक। ये आपके पास एमडी कैट के पास पेपर का क्वेश्चन है और टू बी वेरी एक्यूरेट ये आई थिंक सो आपके पास एमडी कैट के 2018 के पेपर का एमसीक्यू है।
ठीक है। और ये वाला जो है आपके पास पिछला 2018 का है, ये वाला 2018 का, दोनों 2018 के क्वेश्चन केमिस्ट्री के एमडी कैट के। तो यहां तक हमने पढ़ लिया क्या चीज, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और सिस्टम सराउंडिंग और बाउंड्री के बारे में सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस कर लिया। आगे जो है हमने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थर्मोकेमिस्ट्री के, जो कि हीट ऑफ रिएक्शन और उसके साथ साथ मुख्तलिफ तरह की जो है वो हीट्स ऑफ रिएक्शन को हमने डिस्कस करना है, और इंटरनल एनर्जी, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन को भी डिस्कस करना है। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।